दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से राम राम सा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओंकारमल खिच्चर, रिटायर्ड फौजी इंग्लिश लेक्चरर, जांदवा, तहसील रतनगढ़, डिस्ट्रिक्ट चूरू, राजस्थान। आप लगा आपसे मेरा परिचय पहले कई दफ़ा हो चुका है, फिर भी अच्छा रहे बताने से। दोस्तों, आज मैं आपसे वो चर्चा शेयर कर रहा हूँ जो आज एक बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मेरे को इस चीज़ का 40-45 साल का, लगभग 44-45 साल जा रहे हैं, इसका अनुभव है। इसमें मैं बच्चे का खुद का, माता पिता का क्या रोल होता है, टीचर का या सब्जेक्ट टीचर का क्या रोल है, एक स्कूल का मालिक है उसका क्या रोल है, प्रिंसिपल का क्या रोल है, इसके बारे में एक चर्चा करूँगा मैं इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। और शायद आपको ये चीज़ें पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। मैं ये समझता हूं कि मैं ज़्यादा बड़ा विद्वान आदमी तो नहीं हूं, लेकिन मेरा अनुभव है वो उन लोगों तक पहुंचे, ताकि इस मामले में वो एक नई पौधा तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत ही सख्त आवश्यकता है कि उसको सूर्य की किरणें, उसको जल, उसको जो पोषक तत्व हैं वो सारे मिले, तभी वो पेड़ एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। और उससे जो फल लगने वाले हैं वो लोग फल खा करके संतुष्टि करेंगे या अपना संतोष महसूस करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हम एलकेजी के बच्चे से। या ये समझ लो कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो अमूमन 90% बच्चे हैं या 95% बच्चे हैं, वो बिल्कुल खाली दिमाग होते हैं। उनके दिमाग में यानी अक्षर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कुछ बच्चों को तो पेरेंट्स जागरूक होते हैं, इसलिए वो घर में ही तैयारी करा देते हैं, शुरू कर देते हैं। कुछ वर्बल बोलना, कुछ चांटिंग करना, कुछ मम्मी पापा का बार बार ओरल चीज़ें बताना, उनको पूछना, ये सारी चीज़ें घर में शुरू हो जाती हैं। लेकिन बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों के ऊपर। जिम्मेदारी ये है कि इस संसार में जिस बच्चे ने या बच्ची ने जन्म लिया है, बालक ने, बालिका ने, उसकी परवरिश करना एक व्यक्ति का काम नहीं है। उसको देश का, अगर भारत का अच्छा नागरिक बनाना है या संसार का एक बहुत ही बुद्धिजीव बनाना है, उसके लिए केवल माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी नहीं है, केवल अध्यापक की जिम्मेदारी नहीं है, या स्कूल के गुरु है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, या प्रिंसिपल या स्कूल का मालिक है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसमें हर व्यक्ति की, जो उसके संपर्क में आता है या नहीं आता है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि उसको एक अच्छा सुनागरिक बनाया जाए, जो देश दुनिया में, वो संसार के हर जीव जंतु पेड़ पौधे के वो काम आए। ऐसे अगर हम सोच करके चलते हैं हर बालक के लिए, तो निश्चित रूप से, अपवाद अलग बात है, निश्चित रूप से हम अपने काम के अंदर 100% सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों,
एक प्रिय भाई बहनों, सम्माननीय बुजुर्ग लोगों, आप मेरे से ज़्यादा विद्वान आदमी हो, लेकिन मैं एक टीचिंग के अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही आप अपने बच्चे को किसी विद्यालय में, कोई भी विद्यालय हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपने बच्चे को जो दाखिला दिलाया, उससे पहले आप ये सोचते हो कि इस मेरा लड़का या लड़की, मेरा बेबी ऐसे विद्यालय में जाना चाहिए जहाँ इसको अच्छी शिक्षा दी जाए। तो हर इंसान चाहता है, और हर इंसान जो स्कूल खोल रखी है या सरकार ने खोल रखी है, तो वो भी चाहता है कि मेरी संस्था अच्छी चले, अच्छे लोग, मतलब अच्छे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छा अध्यापक हो, अच्छा स्टाफ हो, अच्छा प्रिंसिपल हो, अच्छा मालिक हो, अच्छी सरकार हो, और देश के लोगों को या प्रांत के लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। कोई नहीं चाहता कि मतलब एक बच्चों को शिक्षा हल्की दी जाए, लेकिन कुछ हम लापरवाही बरत लेते हैं उनकी वजह से, और कुछ नहीं बरते हैं तो लापरवाही वजह से बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है। तो हम आज ये ट्रैक करते हैं कि बच्चे की, आप जो ही अपने बच्चे का दाखिला दिलाते हो किसी भी विद्यालय में, ये लंबा वीडियो होगा दोस्तों, हो सकता है 40-50 मिनट का हो। आपको अगर सुनना है तो आपकी इच्छा है तो फुर्सत टाइम में सुनिए। एक बच्चे को आपने दाखिला दिलाया अपने बच्चे का, और उस विद्यालय में जाने के बाद में जैसे दाखिला दिलाते हो, सब कुछ हो जाता है, एडमिशन फीस फीस की बातें हो जाती हैं, सब चीज़ें हो जाती है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन हम शिक्षा से बात कर रहे हैं। जो ही आप बच्चे को जहाँ एडमिशन दिलाते हो, तो आपको अपने बच्चे की स्टडी को ट्रैक करनी है। ट्रैक कैसे करनी है, यानी उसका अनुसरण करना, आपका पीछा करना, आपको उस बच्चे का पीछा करना, आपको अध्यापक का या स्कूल के मालिक का या प्रिंसिपल का, उनको पीछा करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब बच्चे का अनुसरण करोगे, फॉलो करोगे, उसका ट्रैक रखोगे स्टडी का, तो वो सारे आदमी उससे आपके ट्रैक के जाल में फंस जाते हैं, ऑटोमेटिक उनका ट्रैक आप शुरू करना शुरू कर देते हो। आपके व्यक्तिगत बातें हैं, ये नहीं कि एक विशेष अध्यापक का आपने ट्रैक कर दिया तो उससे आपकी सफलता मिलेगी, ये नहीं है। आप बच्चे को ट्रैक करो, बच्चे की स्टडी को ट्रैक करो। ट्रैक का मतलब आप समझिए चेक करना उसको। अब जैसे आपने पहली क्लास में बच्चे को एडमिशन दिलाया, नर्सरी में दिलाया, आप ठीक एक टाइम फिक्स कर लो। स्कूल के मालिक को भी बता रहा हूँ, आपको, मेरे से विद्वान आदमी हूँ, आप कर रहे होंगे, उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और नहीं कर रहे हो तो ये बहुत ही शानदार एक चीज़ है, हल्के में नहीं लेना इनको, खानापूर्ति नहीं करनी। एक आप स्टडी हिस्ट्री शीट बनाइए बच्चे की, आप घर में भी बनाइए, आप माता पिता। अगर आप अनपढ़ हो तो कोई न कोई तो घर में सदस्य पढ़ा होगा, ऐसी कोई बात नहीं, आज दुनिया के अंदर, भारत के अंदर ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कोई व्यक्ति तो पढ़ा नहीं है। आप एक कॉपी डाल लीजिए, या आप एक हिस्ट्री बना लीजिए, स्टडी हिस्ट्री होती है बच्चे की, जैसे मैं अपनी स्कूल के अंदर रखता हूँ, या मैं मेरे जीवन के अंदर जो मैंने अपना काम किया है जिससे मुझे काफ़ी हद तक सफलता मिली है। जैसे हमने बच्चे को एडमिशन दिला दिया, उसको ट्रैक करना, जैसे ज़्यादातर इंग्लिश है, हिंदी है, या रीजनल लैंग्वेज है, या मैथ है, इनके ऊपर हम सबसे पहले बच्चों को यही चीज़ें सिखाते हैं। तो आप एक टाइम फिक्स कर लिया कि जैसे आपने मंडे से लेकर के और फ्राइडे तक बच्चे को स्कूल के अंदर अध्ययन करवाया गया, और सैटरडे को आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, सैटरडे को कर लो, मंडे को कर लो, टाइम फिक्स कर लिया। उसके अंदर उस बच्चे की
5 दिन की जो प्रोग्रेस है उसको आपको देखना है। 5 दिन तक उस बच्चे ने क्या सीखा है, और छठे दिन उस बच्चे का टेस्ट होना चाहिए, रिटन टेस्ट। स्कूल में जाने के बाद में स्कूल का मालिक हो चाहे स्कूल का टीचर हो, कोई भी हो, आपको प्रिंसिपल कहे नहीं कहे वो अलग बात है। आप अपने दिमाग के अंदर बच्चे को ही दिमाग फिट कर लो कि मेरे इतने बच्चों को मेरे को तैयार करना है। तो उनको हर सैटरडे के दिन आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। जैसे आपका पीरियड आता है, या जैसे घर में पेरेंट्स हैं तो वो टाइम फिक्स कर लो कि मेरे को सैटरडे के दिन मेरे बच्चे की 1 घंटा मैंने मैथ चेक करनी, 1 घंटा मेरे को इंग्लिश चेक करनी, 1 घंटा हिंदी चेक करनी, 1 घंटा मेरे को रीजनल लैंग्वेज चेक करनी है, 1 घंटा अपर क्लास में साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, हर 6 सब्जेक्ट को केमिस्ट्री फिजिक्स बायो मैथ सब चेक करना है मेरे, जो भी सब्जेक्ट है। उसके अंदर सैटरडे के दिन पूरे दिन भर में हर सब्जेक्ट को आप 1-1 घंटा तक, ज़्यादातर अमूमन 6 सब्जेक्ट होते हैं, और अपर क्लास हम चले जाते हैं, हायर सेकेंडरी के अंदर चले जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी के अंदर तो उनमें 5 किताबें हो जाते हैं, या 5 ही होती हैं, हिंदी हो जाती है और इंग्लिश हो जाती है, बाकी 3 ऑप्शन हो जाते हैं, 5 सब्जेक्ट हो गए। 1 घंटा आपको सैटरडे के दिन अध्यापक स्कूल के अंदर चेक करेंगे, या वो नहीं करते हैं तो आप चेक कीजिए घर पे, पेरेंट्स को बता रहा हूँ। आप अनपढ़ हो, मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। जैसे बच्चा 12वीं क्लास में चला गया, और 12वीं क्लास के अंदर आप चेक नहीं कर पाते हो क्योंकि आप सब्जेक्ट के हो ही नहीं, तो आप उसको एक ये बता दो कि मंडे से लेके फ्राइडे तक तेरे को ये चीज़ें याद करनी बेटा, जो स्कूल में याद करवाते हैं वही आप उसको दे दो, ताकि उसको मिस मैचिंग ना हो, मैच चलता रहे उनका। स्कूल में जो याद कर रहा है वही आप याद करवा लो। और अगर आप अनपढ़ हैं तो आप याद करा नहीं सकते तो उसको कराने दो स्कूल के टीचर को। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक जो भी उन्होंने पढ़ाया, जो भी आप उन्होंने चेक करना चाहते हो उसको आप चेक करो। चेक करने के लिए जैसे आपने बायोलॉजी ले ली, तो बायोलॉजी का जैसे बताया कि लंबा चैप्टर है, मान लो एक ही दिन आपको एक 6 दिन तक, वो 5 दिन तक वही चैप्टर पढ़ाया है, तो छठे दिन आप उसको टेस्ट लेना है। टेस्ट लेने के लिए आप किताब ले लीजिए और उस बच्चे से पूछ लीजिए कि आप क्या कौन सा टॉपिक, वो सरल टॉपिक बताएगा। तो एक तो आप सरल टॉपिक हो चाहे कोई बात नहीं, उसको कह दो ये फलाने फलाने टॉपिक का टेस्ट दे दो आप। जैसे मैथ है, 6 दिन तक तो एक प्रश्नावली कढ़वा सकता है अध्यापक, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब सैटरडे के दिन पहली क्लास का बच्चा हो चाहे अपर क्लास का बच्चा हो, आपकी रेंज में है जो बच्चा आपके पास है, ये कर सकते हो। आजकल तो मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भी बात हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकता है, चेक कर सकते हो कि आपने कितना तैयार किया है। सैटरडे को बच्चे का टेस्ट हो, और उस बच्चे की इस क्लास के अंदर ज़्यादा बच्चे हैं कोई बात नहीं, उसकी एक शीट तैयार कर लो आप। उस बच्चे का सब्जेक्ट, जैसे मैं इंग्लिश का सब्जेक्ट का टीचर हूँ मान लो, तो मैंने एक शीट तैयार कर ली, स्टडी हिस्ट्री कर ली, शीट तैयार कर ली, उसके ऊपर मैंने बच्चे का नाम लिख दिया, क्लास लिख दी, और उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया। और सारे जितने भी टॉपिक हैं, ग्रामर के जितने टॉपिक हैं, हिंदी और इंग्लिश संस्कृत जो टॉपिक हैं, उनको सबको लिख लिया, पाठ के लेसन उनके सबको लिख लिया मैंने। और उसके बाद में उस बच्चे को, जैसे आप पहला पाठ अगर अध्यापक क्लास में पैसे लेसन शुरू करता है तो घर वाला भी पेरेंट्स है वो यही चीज करवाए कि हाँ ठीक है, कौन सा पाठ बढ़ा दिया कि 1 नंबर पाठ है वो चालू किया है, ठीक है। मान लो 3 दिन में एक पाठ बढ़ा दिया, 2 दिन में एक पाठ और बढ़ा दिया, 2 लेसन तैयार करवा दिए। अब अध्यापक क्या करता है कि वहां अध्यापक 5वें दिन दोनों पार्ट बढ़ा दिए, लेसन तैयार करवा दिए, तो दूसरे दिन आपको सैटरडे के दिन उसका टेस्ट लेना है। आप अगर पाठ पढ़ाते जाओगे तो उसका रिवीजन नहीं कराओगे, क्वेश्चन आंसर नहीं कराओगे तो कोई फायदा नहीं है, किताब में लिखा हुआ पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई यूज नहीं है पढ़ाने का। जब पढ़ाते हैं तो एक एक शब्द की व्याख्या करके समझाएं बच्चे को, समझाने से उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग आती है। जब तक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक बच्चे को कोई फायदा नहीं है, नो बेनिफिट एट ऑल। बेकार की बात है कि पाठ की रीडिंग कर दी, अनुवाद कर दिया हिंदी में और चल चल पड़े, कोई तुक की बात नहीं है।
घर में भी अगर ऐसे कर रहे हो, कोई तुक की बात नहीं है। बच्चे को किताब दे दी, नीचे गर्दन करके बैठा है, पढ़ रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहा है, तो उसका समय नष्ट हो रहा है, उससे आंख और खराब होगी, ज्यादा फोकस उस किताब पर रहेगा उसका। तो आपने जो लेसन करवाए हैं, या घर के पेरेंट्स हैं, उनको पता है कि आज हिंदी की किताब के अंदर या अंग्रेजी किताब के अंदर गुरुजी ने पहला लेसन दूसरा लेसन करवाया है, तो क्या पहले लेसन को पढ़ाने के बाद में उसके अंदर पूरी अच्छी तरह से सब पूरी ग्रामर पोर्शन को कवर किया है, और फिर बाद आंसर क्वेश्चन आंसर हैं वो क्या करवाए हैं, ये सैटरडे को आपको पता चल जाएगा। सैटरडे को जब पता चलेगा, टेस्ट लोगे तो बच्चे के नंबर अच्छे अंक आ रहे हैं, तो गुरुजी इसका मतलब बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं। और अगर अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं तो दो फॉल्ट हो सकते हैं, या तो आपके बच्चे में कमी हो सकती है, बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है, या गुरुजी उसकी तैयारी नहीं करवा रहे। तो आपने किसको ट्रैक कर लिया? आपने बच्चे को भी ट्रैक कर लिया और गुरुजी को भी ट्रैक कर लिया। अब आपने जो टेस्ट लिया, अच्छे अंक आ गए, तो गुरुजी को फोन करके बता दो कि गुरुजी बहुत बढ़िया, आप अच्छी तैयारी करवा रहे हो। और अगर कमी है तो गुरुजी को जब आप बोलोगे तो आपको गुरुजी बता देंगे कि मैं तो टेस्ट रेगुलर ले रहा हूँ, लेकिन आपके बच्चे के नंबर बढ़िया नहीं आ रहे। इसका मतलब आप घर पे उसके ध्यान नहीं दे रहे हो। घर पे ध्यान देना भी जरूरी है। अब उसके बाद में अगर गुरुजी ने कुछ लापरवाही बरती है तो आप बताओगे, तब बच्चा भी बता देगा कि हमारी क्लास में टेस्ट लिया ही नहीं है। ट्रैक दोनों चीज़ों हो गए। उसके बाद में ट्रैक हो रहा है प्रिंसिपल भी। क्यों हो रहा है कि जब आप बच्चे को ट्रैक कर रहे हो तो मास्टर को ट्रैक कर लिया आपने, और मास्टर रिप्लाई सही नहीं, पॉजिटिव नहीं दे रहा, तो आप प्रिंसिपल को फोन करोगे कि आपका उस विषय का अध्यापक वो सही नहीं पढ़ा रहा है, या आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आपने बच्चे की स्टडी हिस्ट्री नहीं बना रखी है। आप बताओ मेरे को, इस बच्चे को एक पार्ट पढ़ा दिया तो इसके अंदर लेसन के अंदर कितने अंक, कितने नंबर आए हैं? 5 या 10 नंबर का तो रखा होगा आप टेस्ट। तो उस प्रिंसिपल को भी ट्रैक कर लिया तो प्रिंसिपल भी अलर्ट हो जाएगा, और प्रिंसिपल अलर्ट नहीं तो उसको मालिक को भी आपने अलर्ट कर दिया कि भैया मेरे बच्चे को ये लेसन 2 पढ़ा है, इसके अंदर कोई टेस्ट ही नहीं हुआ अभी तक, और टेस्ट हुआ है तो नंबर अच्छे हैं तो शाबाशी दो उनको, ताकि उनको भी हौसला बुलंद रहेगी। और बच्चों का मेरा जो प्रोग्राम है, ये जो मैंने प्लान लेके आए हूँ स्टडी हिस्ट्री का, बच्चे का ट्रैक कर रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छा है। वो पॉजिटिव लेंगे उसको स्कूल वाले, और अलर्ट रहेंगे कि आपके बच्चे के बारे में अलर्ट रहना बहुत जरूरी है उनको। अब क्या होता है कि जब आप सैटरडे को उसका टेस्ट लोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि 6 किताबों के अंदर या 3 किताबों, लोअर क्लास में 3 किताबें 4 किताबें चलती हैं, तो उनके अंदर आप बच्चे की क्या प्रोग्रेस है। मान लो एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। एक बच्चे को आपने एडमिशन दिलाया, और बच्चा, एक बच्चे की माँ बाप तो ट्रैक कर रहे हैं, घर पे एक स्टडी हिस्ट्री डाल रखी है। स्टडी हिस्ट्री का मतलब अध्ययन का इतिहास। बच्चे का आपने 7-6 दिन तक मास्टर ने क्या सिखाया, कैसे बच्चे ने सीखा, उसका आप एक चार्ट बना रखा है कि बच्चे को व्यंजन सिखाया कि नहीं सिखाया, और 6 दिन के अंदर कै ख ग गैड़ा ये सिखाया, ABCD ये सिखाया कि नहीं सिखाया, कितने तक सिखा दिया। तो उसके रिकॉर्ड, उसके जो स्टडी हिस्ट्री है उसके अंदर आप नोट कर लोगे कि ठीक है मेरा बच्चा 6 दिन तक स्कूल में, विद्यालय में जा करके और A से लेके D तक सीख गया अल्फ़ाबेट, ओके, अच्छी प्रोग्रेस है। 7वें दिन अगले 5 दिन और पढ़ाएगा तो 4 अल्फ़ाबेट और सीख जाएगा, और 4 दिन होगा तो कम से कम महीने में 16 अल्फ़ाबेट तो सीख जाएगा। यहाँ तक कि इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, काफ़ी तीव्र गति के होते हैं, तो वो तो 3 दिन में ही अल्फ़ाबेट सीख जाते हैं, कैपिटल, उसके बाद बड़े सीख जाते हैं, उसके बाद वो मीनिंग में आ जाते हैं। और इधर हिंदी का अध्यापक है उसको भी ट्रैक कर रहे हो आप, इधर इंग्लिश का ट्रैक उसको कर रहे हो, उधर पहाड़े काउंटिंग कहाँ तक आ रही है वो भी ट्रैक हो रहा है आपका। इतनी बच्चे के 3 ही जो ग्रोथ है, जो स्टडी है, उसके आप ट्रैक कर रहे हो। 2 महीने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि मेरे बच्चे को या मेरी बच्ची को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट आने लग गए, मेरे बच्चे को 100 तक की काउंटी आने लग गई, मेरे बच्चे को हिंदी किताब, हिंदी के वर्णमाला व्यंजन स्वर आने लग गए, ये सारी चीज़ें आप। फिर उसके बाद में बारखड़ी आने लग गई, उधर कावड़ी आने लग गई, 100 तक गिनती कर ली, फिर टेबल पर चला गया, इधर इंग्लिश के मीनिंग में आ गया। तो तीनों धाराओं से बच्चे को आपने ट्रैक किया तो वो बच्चा धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लग जाता है।
और उसके बाद में जब वो 12 महीने के बाद में आपको रिजल्ट मिलता है तो 200-250 दिन, 220, 225, 240 दिन लगभग स्कूल लगती है। तो पहली क्लास का बच्चा या नर्सरी क्लास का बच्चा है, वो जब पहली क्लास में आता है तो दोस्तों आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो बच्चा पहली क्लास या फर्स्ट जो 12 महीने 10 महीने तक जो क्लास लगी है, स्कूल लगी है उसकी, उसके अंदर दूसरे साल जब वो स्कूल में जाएगा तो अध्यापक के लिए बहुत कम सिर दर्द रह जाता है, क्योंकि वो टेबल पर आ जाता है फटाफट पहली क्लास के अंदर फर्स्ट में, अंग्रेजी किताब पढ़ने लग जाता है, मीनिंग याद करता तो मीनिंग आनी ही है इंग्लिश किताब पढ़नी, और पहाड़ी भी सीखना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे जोड़ बाकी गुणा भाग ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन एचसीएफ एलसीएफ धीरे धीरे दूसरी क्लास तक वो बच्चा एकदम परफेक्ट हो जाता है, और उसके मन में ये रहता है कि मैं क्लास में बहुत होशियार हूँ, और माँ बापों को ये रहता है कि वास्तव में मेरा बच्चा आगे अप्रोच कर रहा है। अब एक बच्चे की कहानी बताता हूँ, ये तो आपने ट्रैक किया तब जाकर के आपको ये सुविधा उपलब्ध हुई, और इसमें स्कूल के मालिक को भी फायदा हुआ, स्कूल के प्रिंसिपल को भी फायदा हुआ, टीचर को भी हुआ, सब्जेक्ट टीचर को, और आपको भी फायदा हुआ, स्कूल का भी नाम रोशन हुआ, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और बच्चे का भी भविष्य उज्जवल होता जा रहा है, और इधर माँ बाप को भी बड़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है कि निशा स्कूल के अंदर पढ़ाई हो रही है। अब कहाँ कमी आ जाती है कि या तो हम घर वाले हैं उसको ट्रैक नहीं करते, क्योंकि कई कारण होते हैं कि जैसे एक तो बिल्कुल ही अनपढ़ होता है, वो कैसे ट्रैक करेगा उसको, बहुत मुश्किल है उसके लिए, लेकिन तरीके बहुत हैं। एक है वो हाई फाई लोग होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं या कोई नेता लोग होते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता बच्चे को स्टडी ट्रैक ट्रैक करने के लिए, तो वो बच्चे हैं वो मार खा जाते हैं, फिर बच्चों को मतलब सही परवरिश नहीं पा पाती। कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े अफसर भी होते हैं, अमूमन उनके 90% बच्चे या 80% बच्चे तो सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रह जाते हैं कि वो अफसर उनको काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इसकी वजह से उन बच्चों को ट्रैक नहीं कर पाते, तो वो कहीं न कहीं शुरू से ही उनके साथ ये गड़बड़ हो जाती है, तो अंत तक फिर वो रास्ते में भटक जाते हैं। उसके लिए हम लोगों को कम से कम डेली 1 घंटा अपने बच्चों के लिए निकालना पड़ेगा। 1 घंटा अगर हम डेली अगर अपने बच्चे को निकालते हैं, एक ही घंटा सिर्फ, और सैटरडे के दिन तो आपको, या सैटरडे को आपको टाइम नहीं मिलता, संडे आपका छुट्टी का दिन है, संडे के दिन आप अपना समय पूरा बच्चे पर लगाइए। आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए आप शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा, पूरी जिंदगी का शानदार रिजल्ट मिलेगा, और वो बच्चा एक दिन या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा बहुत बड़ा, या कोई आईपीएस आईएएस अफसर बनेगा, या कोई भी सरकारी नौकरी लगेगा, या बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेगा। क्यों? कि उसके पास इतने ऑर्नामेंट्स हो जाते हैं, आभूषण हो जाते हैं कि उसको कोई इस फील्ड के अंदर कोई मात दे नहीं सकता, क्योंकि आपने उसको या आपके स्कूल के गुरु ने उसको बहुत अच्छी तरह से परवरिश की है। एक दूसरे तरह का बालक है जिसके ऊपर कोई भी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, या कोई अधिकारी हो, या कोई खेती किसान का हो, या कोई अध्यापक हो, उस बच्चे के ऊपर पूरा आपने ट्रैक उसको नहीं किया, ट्रैक उसको नहीं किया तो आपने किसी को भी ट्रैक नहीं किया। आपने किसी को ट्रैक नहीं किया तो इसका मतलब बच्चे का भविष्य है वो अंधकार में है, बिल्कुल। अमूमन ऐसे मैंने देखे हैं बहुत सारे बच्चों को, कई स्कूलों से आते हैं वो बच्चे, मतलब 8वीं क्लास में आ जाते हैं, और 5 क्लास की बोर्ड की क्लासें होती हैं, उनके अंदर धक्का मार करके पता नहीं कैसे वो पास हो जाते हैं। कुछ गुरुजनों की कृपा हो जाती है, या कुछ ऐसे हो जाता है, कोई उतना सख्ताई होती नहीं है छोटे बच्चों के ऊपर। तो 8वीं क्लास में जब आते हैं तो उनको एबीसीडी नहीं आती है, उनको किताब पढ़नी नहीं आती है, वर्ण स्वर व्यंजन नहीं आते हैं, अल्फ़ाबेट नहीं आते हैं, और उनको जब 8वीं क्लास में आते हैं और वो किसी अध्यापक के बाद, तो अध्यापक के लिए भी बहुत बड़ा शिद्दत हो जाता है कि यार इसको कैसे पास कराएं, कैसे धक्का मारे कि वो 8वीं बोर्ड के अंदर अगर ABCD ये ग्रेडिंग यानी C तक नहीं आती है तो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है अध्यापक को, लेकिन वो दाएं बाएं से अपना कैसे न कैसे करके वो परीक्षा के अंदर हथकंडे अपना करके उसको कर देते हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि उस बच्चे को अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट ही नहीं आती है, अगर आती है तो क्वेश्चन आंसर तो करने महाभारत की बात है, और उसके बाद में ना तो उसको
गिनती आती है, मतलब एकदम ब्लैंक है। जैसे मतलब एक अनपढ़ आदमी होता है उसके लिए मतलब काली भैंस काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है, वो बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा रहता है सामने कर, यार या मैं ये कैसे एप्पल की स्पेलिंग कैसे याद करूं, मेरे को ये कैसे लिखूं, क्या कबूतर कैसे लिखूं, ये एक बहुत बड़ा उसके सामने हिमालय की चोटी ऐसे खड़ी है कि मतलब हिमालय पहाड़ खड़ा उसके लिए, वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने ऐसे बहुत से बालकों को देखा है, बालिकाओं को देखा है। आज हाँ आधुनिक युग की बातें कर रहा हूं मैं, बड़ा मुश्किल होता है उनके सामने। फिर उसके लिए जिसके पास वो पढ़ने जाते हैं, गुरु जो माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, उनकी आंखें खुलती है 6-7 साल के बाद में या 5 साल बाद में, उन बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, वो फिर पेरेंट्स होते हैं कि इसकी कहीं ट्यूशन कराएं या कहीं अच्छे विद्यालय में भेजें, तो वो वहाँ सेट नहीं हो पाते। इसलिए नहीं हो पाते कि एक बच्चा जो पहली क्लास का है वो बहुत आगे चला गया है, उसको हिंदी की किताब पढ़नी आ रही है, इंग्लिश की किताब पढ़ने आती है लिटिल बिट, उसकी टेबल आ रही है 20-25-30 तक की, दूसरी क्लास के बच्चे को 40 तक की टेबल आने का हक होता है। वैसे वो छोटे मोटे जोड़ बाकी गुणा भाग ये सब उसको आनी चाहिए, और वो एक बच्चा जो 7वीं 8वीं क्लास में गया है उसको ये चीज़ें आ ही नहीं रही है। तो अध्यापक के लिए भी महाभारत है और स्कूल के लिए भी महाभारत है, और रिजल्ट तो हल्का देना ही देना है। तो कमी कहाँ है? कमी हमने, यानी स्कूल के बच्चों ने, मास्टर ने भी ट्रैक नहीं किया, विषय अध्यापक ने, प्रिंसिपल ने ट्रैक नहीं किया, और स्कूल का मालिक है उसने भी ट्रैक नहीं किया, और इधर माँ बाप ने, पेरेंट्स ने भी ट्रैक नहीं किया। तो आखिर क्या होता है उन बच्चों के साथ, क्या होता है 8वीं में मुश्किल से परीक्षा देते हैं, फिर उसके बाद 9वीं में लोकल एग्जाम होता है, उसमें 9वीं के अंदर मास्टर पास करते थे, 10वीं जाते ही वो उनकी दिशाएं बदल जाती है, बस खत्म है कहानी उनकी, बस यहीं तक चलता है उनका भविष्य। उसके बाद में वही खेती खलियान और वही अन्य काम, लेबर वर्क करना पड़ता है। हाँ कुछ लोग हैं वो 10वीं पास नहीं हो पाते हैं तो भी वो कुछ न कुछ अपनी जगह पर स्टैंड कर लेते हैं, अपना कमाने का साधन बना लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन पेरेंट्स जो चाहता था उसने उसको उपलब्धि नहीं मिली बच्चे की तरफ से। ये कमी कहाँ थी? ये कमी थी, हकीकत में बता रहा हूँ आप, ये कमी है पेरेंट्स की तो बहुत कम है, लेकिन ये सबसे बड़ी कमी है स्कूल की, टीचर की है, स्कूल के प्रिंसिपल की है, स्कूल के मतलब मालिक की है। स्कूल खोल दी, उसके बाद में मालिक तो बढ़िया हैं, सेठ हैं या अन्य शिक्षा जगत के आदमी हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो नहीं संभाल पाते। लेकिन ये उन लोगों के लिए एक सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आपको अगर ज़्यादा बच्चे हो गए, मान लो 1000 2000 3000 5000 6000 7000 बच्चे हो गए, आजकल तो ये डिजिटलिटी सिस्टम चला हुआ है, उसके ऊपर नंबर ले लिए और हो गए, और बच्चे मास्टर कॉपी चेक कर देता है, उस 10 में से 9 नंबर दे दिया, 10 में 10 नंबर दे दिए, आपको कॉपी तो नहीं दिखाई, आपने तो चेक नहीं किया उसको कि इस लेसन के अंदर इसको क्या आता नहीं आता है। पैसे ही दे देते हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए, आपने चेक किया क्या कि बच्चे के 10 में से 10 नंबर आए हैं, वो क्या हकीकत में सत्य हैं? बच्चे ने कॉपी में जो कुछ लिखा है उसको आपने कॉपी को व्हाट्सएप के जरिए या किसी तरह से उसकी कॉपी को स्कूल जा करके क्या चेक किया आपने? नहीं ना, बस यही हम मार खा जाते हैं। कॉपी को आप व्हाट्सएप के जरिए या कैसे भी मीडिया से अपने पास उस कॉपी की, बच्चे की कॉपी को मंगवाओ, फिर भी आपके साथ कुछ धोखा होगा। उस बच्चे से नहीं लिखवा करके छोटे क्लास के बच्चे तो दूसरे से लिखवा देते हैं, और कॉपी मंगाओगे तो उसकी हैंडराइटिंग से आपको टेली हो जाएगा कि आपको पता है कि मेरे बच्चे को ये चीज आ ही नहीं रही है, तो ये बच्चे कैसे लिख के आ गया। उस समय आप जब ट्रैक करोगे उनको तो आपको पता चल जाता है हकीकत में ये बात है। मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूं, मैं एक बच्चे की जिंदगी, 2 बच्चों की जिंदगी की कहानी बता रहा हूं कि हम लोग कैसे अपने बच्चे की स्टडी को फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से हम बच्चे को अपने को कामयाब बना सकते हैं। न तो मैं मेरी कमी बता रहा हूँ, न मेरी कोई शाबाशी बता रहा हूँ, न मैं कोई स्कूल के प्रिंसिपल, मालिक और विषय अध्यापक की आलोचना कर रहा हूँ, न मैं पेरेंट्स की आलोचना कर रहा हूँ। मैं एक उस नन्हे से बालक की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि उसके जीवन के अंदर कितने लोग शामिल होंगे, उसका जीवन
बनाने के लिए, एक अच्छा नागरिक को, एक अच्छी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति, एक उसको बुद्धिजीवी श्रेणी में लाने के लिए कितने लोगों का सहयोग कहाँ होगा। और जो लोग उसके जिंदगी बनाने के लिए सहयोग के लिए हैं और वो सहयोग नहीं देते हैं, वो उनकी सबसे बड़ी कमी, वो मैं बता रहा हूं। अब चीज ऐसी है कि जैसे आपके 10 बच्चे हैं मान लो स्कूल के क्लास के अंदर, या 100 बच्चे हैं क्लास के अंदर, सेक्शन बना रखे हैं 40-40 के मान लो, या 25-25 के, जो भी है। आप हर किताब के उस अध्यापकों को, या आपके पास अगर मैनेजमेंट है तो हर किताब के अंदर जो भी प्रकरण टॉपिक हैं उनको सब एक पेज पर लिखें, पेज पर लिख करके, और सारे के सारे आप घर में भी कर सकते हो, उसके अंदर सारे जितने टॉपिक लिखे हुए हैं उनके बोर्ड के मुताबिक, या कोई भी 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं के बोर्ड के मुताबिक जो टॉपिक है उनके आगे पहले सीरियल नंबर लगाओ, उसके बाद बच्चे का नाम, टॉपिक का नाम लिखो, ऊपरी में तो नाम बच्चे का और क्लास लिख देंगे हम, ये कमांड का काम है, ये आपका घर में भी कर सकते हो। उसके बाद में टॉपिक का नाम लिखिए। पहला जैसे टॉपिक है लेसन है, तो उसमें 10 लेसन है, 2 लेसन मान लो एक महीने में पढ़ा जाते हैं, या एक लेसन पढ़ाया जाता है, वो बोर्ड की परीक्षा में कितने अंक बाहर का होगा, उसके आगे मान लो उस एक पहला टॉपिक है, पहला लेसन है, वो पूरा लेसन है, वो 5 नंबर का है, 4 नंबर का आएगा तो 4 नंबर डाल दो। ये तो हम पहले से लिख सकते हैं आराम से, अपने पास ये सारे जो बायोडाटा तैयार हो सकते हैं। और उसके बाद में जब लेसन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे को आप पूछ सकते हो कि बेटा इस लेसन को पूरा करवा दिया गुरुजी ने, वो कहता है करवा दिया। अब आज रखो कि गुरुजी इसका टेस्ट ले रहे हैं, ये अगला लेसन पढ़ा रहे हैं, मान लो वो अगला लेसन पढ़ा रहे हैं, तो अगले लेसन को आप अपने पेन से टिक कर लीजिए कि ठीक है अगला लेसन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो अगर नहीं पढ़ा रहे हैं, वो अपना मेथड तरीका पढ़ाने, मान लो बीच में से गुरुजी क्या करते हैं, 1 से लेकर के 10 प्रश्नावली होते हैं, तो वो इजी मेथड से अपने हिसाब से पहली प्रश्नावली नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें वैदिक गणित आ गई तो टाइम लगता है, बच्चे भूल भी जाते हैं, तो अपना तरीके से पढ़ाते हैं, चौथा लेसन शुरू कर देते हैं, चौथी एक्सरसाइज, तो आप चौथी को टिक लगा लो। जो भी गुरुजी पढ़ाते हैं आप उसके ऊपर वाच रखो, ये लेसन पढ़ा रहे हैं गुरुजी, आपको पता होना चाहिए आज मेरे बच्चे को क्या चीज़ बताई जाएगी। अब उसके अंदर गुरुजी को भी ध्यान है कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक पढ़ा दिया, 2 टॉपिक एक साथ कर लिए, के बाद अमूमन अध्यापक क्या करता है, टेस्ट लेता है बच्चों का 2 एक्सरसाइज का मिला करके, सैटरडे को या बीच में किसी दिन उसको मूड होता है, उसी दिन वो बच्चों को कह देता है कि आप तैयारी करके आना कल या परसों, मैं आपको फलाने दिन टेस्ट लूंगा। अब वो टेस्ट लेते हैं तो उस समय आपको टेस्ट देने के बाद में आप बच्चे को कहो कि आपके कितने अंक आए, बच्चे को ये भी कहो कि आप अपनी कॉपी ले आना। अगर गुरुजी कॉपी नहीं देते हैं तो आप फोन कर दीजिए, गुरुजी मेरे बच्चे का जो टेस्ट लिया था उसके कितने अंक आए हैं वो आप बताइए। और दूसरा, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली होते हैं, फोर्टनाइटली होते हैं, 15 दिन से 7 दिन से 1 महीने से टेस्ट होता है पक्का, तो आप उसकी कॉपी भेजिए, आप चेक करना चाहते हो, कॉपी मंगा लिया आपने, चेक कर ली, आपको अगर तसल्ली है कि मेरे बच्चे के वास्तव में 10 में से 6 नंबर आए वो सही हैं, या 10 में से मेरे 10 आए हैं वो सही हैं, और मेरे बच्चे की राइटिंग है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी क्लास का हो, चाहे नर्सरी का हो, चाहे यूकेजी का हो, चाहे आपका फर्स्ट का हो, सेकंड हो, कोई भी क्लास का हो, आप फॉलो करना शुरू कर दो उस बच्चे का। तो आप उसकी कॉपी चेक कर ली, विषय अध्यापक की सारी चीज़ें चेक कर ली, आपको तसल्ली है, आपको ये करना है कि मेरा बच्चा क्लास के अंदर 5 नंबर पर, मेरे को अगर इसको फर्स्ट या सेकंड नंबर पाना चाहिए, तो आप उसका फॉलो करना शुरू कर दोगे। उसकी जो स्टडी हिस्ट्री है वो आप अपने घर में जो नोट कर रहे हो टॉपिक के अंदर, इस लेसन का जो 5 नंबर का लेसन था, इसमें से इसकी इस पहले टेस्ट के अंदर जो लिया है गुरुजी ने 3 नंबर आए हैं, मेरे को 2 नंबर, ये 3 नंबर 2 नंबर मेरे बच्चे कटे क्यों कटे हैं, उसका अनुसरण करना आपको। और उसके बाद में स्कूल के अंदर भी अध्यापक को स्टडी हिस्ट्री के अंदर लिखना चाहिए उसको कि इसके 5 में से फलाने बच्चे के 2 आए, इसके हर बच्चे की हिस्ट्री अलग अलग है, तो उस लेसन के अंदर अंदर मैथ वाला भी अलग लिखेगा, हिस्ट्री वाला अलग लिखेगा, सोशल साइंस का, उसके साइंस का अलग लिखेगा, मैथ का अलग लिखेगा, इंग्लिश का, हिंदी साइंस का, सब सब्जेक्ट हुए बच्चे के अलग अलग टॉपिक है, उसके अंदर अंक डालता रहेगा। कॉपी चेक कर दी, उसको कॉपी दे दो, आपको क्या करना है, कॉपी दे दो, उसको ले जाएगा अपने घर, अब ऑटोमेटिक फोन आएगा ही नहीं और पता चल जाएगा। अब आप ये कहोगे कि स्कूल का पेरेंट्स के पिताजी फ़ोन करते हैं भाई मेरे बच्चे के 10 में से 5 नंबर कैसे है, तो आप उनको ये कहो देखो मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है, अब आप इसका बच्चे का रिवीजन कराओ आप घर पे, क्योंकि मेरे को 45 मिनट तो मैं रिवीजन करा नहीं सकता, और रिवीजन में तो तब कराऊंगा कि सारी मैं एक्सरसाइज या लेसन पढ़ा दूंगा, उसके बाद में दोबारा रिवीजन शुरू होगा। अब देखो गुरुजी भी ट्रैक कर रहे हैं बच्चे को,
पेरेंट्स भी ट्रैक कर रहा है, सारे चेक ट्रैक कर रहे हैं। पूरी किताब हमने ऐसे एक एक लेसन को, एक एक्सरसाइज को, ग्रामर पोर्शन को सब बच्चे को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में हर बच्चे के कितने अंक आए वो अपने उसकी हिस्ट्री के अंदर टॉपिक के नाम के आगे लिख दो, इसके बच्चे के स्टेट में। अब दोबारा हम जब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक अगर इस सिस्टम से चलते हैं तो एक महीने के अंदर अगर हम 4-5 भी पाठ पढ़ाते हैं या 5 एक्सरसाइज करवाते हैं तो 3 महीने में हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर टॉपिक है वो पूरी किताब पूरी हो जाती है। और बड़ी होती है तो सितंबर 9 करके अक्टूबर मान लो लास्ट 31 अक्टूबर तक आपके बच्चे का, चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो, लोअर से लेकर के अपर क्लास तक, अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 4 महीने में। और 4 महीने के अंदर टेस्ट भी ले लिया, लेसन भी पढ़ा दिया, सारा टॉपिक पढ़ा दिया। और 5वें महीने में जब नवंबर का महीना आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने तो अपना कोर्स चला रहे, एक एक वीकली टेस्ट चला। और उसके बाद में हम लोगों को क्या करते हैं कि अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना आता है, तब बच्चे को क्या करते हैं कि स्कूल के अध्यापक हैं वो एक एक पार्ट का, 2-2 पार्ट का कंबाइंड टेस्ट लेते हैं। आप ले सकते हो, घर पर ले सकते हो बच्चे का। आप अगर लोअर क्लास, छोटी क्लास के बच्चे हो तो व्यंजन स्वर, आप जैसे व्यंजन चले फिर स्वर चले, उसके बाद एक साथ टेस्ट ले लो आप बच्चे के घर में बैठ करके। उस बच्चे ने क्या लिख के दिया आपको पता चल जाएगा। मैथ में आप ले लो, उसके 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग ले लो, टेबल बनवा लो, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप उस बच्चे की अगर अक्टूबर तक वॉच करोगे तो नवंबर, दिसंबर में मदवासी पूरी हो जाती है, तो आपका बच्चे की लगभग 80% तैयारी हो जाती है। और उसके बाद में दिसंबर में तो लगभग आपके एग्जाम है, वो सारे अधवार्षिक परीक्षा, शीतकालीन छुट्टियां ये चली जाती हैं। फिर आपके पास बचता क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बचते हैं। 3 महीने के अंदर आप फिर एक किताब के अंदर मान लो 10 लेसन है या 15 लेसन है, आप 4 टेस्ट लोगे वीकली, या तो सैटरडे को लेगा, मंडे को लेके, आप जब भी आपको सुविधा मिलती है टाइम फिक्स करके अपने घर में या स्कूल के मास्टर ने, तो उसके अंदर 4 लेसन दिए हैं, मान लो 2 लेसन दिए हैं या 3 लेसन दिए हैं, तो तीनों के 5-5 नंबर के, 15 नंबर के, 15 नंबर से गुरुजी टेस्ट देंगे। आप घर में भी ले सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया आपने, पाठ पूरा करवा दिया, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका आप टेस्ट ले लीजिए। 3 लेसन आपने मान लो 6 दिन 5 दिन के अंदर 3 लेसन दिए, क्योंकि दोबारा जब रिवीजन करेगा तो बच्चे की स्पीड बढ़ती है, पहले में स्पीड नहीं बढ़ती है, उसको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करने के बाद उसको लर्न करना पड़ता है, लर्न के बाद उसको टेस्ट देना पड़ता है। और जब दोबारा रिवीजन चलता है तो बच्चे की थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। उसके अंदर हमें 3-3 लेसनों का टेस्ट कंबाइंड ले लिया। फिर अगला आपका फरवरी का महीना आता है, तो 3-3 ने देकर के 6-6 लेसन दो। आपको 6 लेसन को दोगे तो आपके अगर मान लो 15 लेसन है तो 1 महीने से पहले ही आपका पूरा टॉपिक हो जाता है। फिर मार्च का महीना आता है, तब आप प्री बोर्ड शुरू कर दो बच्चे का, छोटी क्लास का हो चाहे अपर क्लास का हो। प्री बोर्ड का मतलब होता है पूरी किताब में से ही 4 प्री बोर्ड ले लो, हर सैटरडे को या हर मंडे को। मंडे को लोगे तो संडे का दिन टाइम मिल जाता है बच्चे को, और पेरेंट्स को भी तैयारी कराने के लिए मौका मिल जाता है। संडे के मुंह में छुट्टी रहती है। मंडे के दिन आप अगर प्री बोर्ड लोगे तो महीने में मार्च में 4 प्री बोर्ड हो गए। 4 प्री बोर्ड के अंदर पहले प्री बोर्ड कितने नंबर आते हैं, कम आए तो थोड़ा और सुधार करो, दूसरे में कम आए तो और सुधार करो, तीसरे में कम आए तो और सुधार करो, चौथे के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर आप उसको चारों का एवरेज पता है सबको कि 4 का जोड़ कर एवरेज 4 का भाग दो, तो औसत आपको पता चल जाएगा मेरे बच्चे के या मेरे इस विद्यार्थी के कितने अंक में चल रहा है। अब अमूमन क्या होती है, अप्रैल के महीने में या मार्च के लास्ट में आप प्रीपरेशन शुरू हो जाती है। आप इस तरह से एक 12 महीने तक बच्चे को फॉलो किया है। और मान लो बच्चा बहुत ही टैलेंट था, इंटेलिजेंट था, तो निकल के अच्छे अंक आगे, बहुत बढ़िया, ये आपकी वजह से हुआ है या गुरुजी की वजह से हुआ है या स्कूल के मैनेजमेंट की वजह से ये बहुत अच्छा चांस मिला है। और अगर बच्चा बिल्कुल ही कमज़ोर है और आपने उसको ट्रैक करना लेट शुरू किया, 4 साल, चौथी क्लास, 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास तक ट्रैक करना शुरू किया है, तो भी आपने अभी तक कुछ नहीं खोया है। आप एकदम सतर्क हैं, सतर्क हो गए। आप थे तो नहीं थे लेकिन हो गए। अब आपको मैं एक तरीका लास्ट बताता हूँ कि कमज़ोर बच्चे अमूमन आपके बहुत ही क्लासों के अंदर, स्कूलों के अंदर कमज़ोर ही बच्चे मिलते हैं। क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे हैं तो उनके अंदर अमूमन 10 बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और उनको तो गॉड गिफ्ट होती है अपना आप ही। लेकिन उन 40 बच्चों की जो मान लो 50 बच्चे होते हैं, 10 गॉड गिफ्ट होते हैं, तो आप कई बार तो ऐसे ही हल्का निकल जाता है।
और 40 बच्चे, 50 में 40 बच्चे अगर कमज़ोर हैं, उनमें से 25 बच्चे 70% तक के हैं, और बाकी मान लो 15 बच्चे हैं वो दूसरे स्टैंडर्ड के, लो ग्रेड के हैं। आप जागे हो, मान लो लो ग्रेड वाले बच्चे के पेरेंट्स हो आप, और मध्यम श्रेणी के बालक के पेरेंट्स हो, आप जागे हो, तो आप फिर भी आप छठी क्लास, सातवीं क्लास, आठवीं तक अगर आपके बच्चा 50-60% वाला अगर बच्चा है, यानी प्रोग्रेस की है बच्चे ने, स्कूल के मालिक ने भी कराई, मास्टर ने करवाई, लेकिन वो बच्चे की उतनी मजबूताई नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप फिर आठवीं क्लास के अंदर या बोर्ड की परीक्षा दे देता है, उसमें आपको अंक कम पाए, आप उसको फिर ट्रैक करना शुरू कर दो। ये मैंने जो बताया ना तरीका, आप एक उस बच्चे की घर पे या स्कूल के अध्यापक हैं तो उसकी एक हिस्ट्री बनाइए हर बच्चों की तरह, और उस बच्चे को ट्रैक करना शुरू, मैं बता रहा हूँ आपको 100% उपलब्धि मिलेगी। एक बात बताऊँ भाई भाई बहनों, कि अंधा कलेक्टर बन सकता है, अंधा डॉक्टर बन सकता है, बहरा डॉक्टर बन सकता है, बहरा कलेक्टर बन सकता है, अपंग आदमी जिसके पैर काम नहीं कर जमीन पर रैंक करके चलता वो कलेक्टर बन सकता है, तो एक बताओ मेरे को, गूंगा बन सकता है। तो इस दुनिया के अंदर क्या चीज असंभव नहीं है। ऊपर वाले ने कोई न कोई तो चीज अपने को गुण दिया है जिससे हम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से गुजार सकते हैं और अपने जीवन के अंदर हरियाली ला सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि बच्चे को जन्म दिया और उसकी आंखों से दिखाई देता है, मुंह से बोल सकता है, कान से सुन सकता है, तो बुद्धि भी उसको दी है भगवान ने, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर गौर नहीं कर पाते, समय नहीं देते, इस वजह से वो बच्चे मतलब सफर करते हैं। आपका बच्चा 7वीं 8वीं क्लास में हो गया और अभी भी उसको कुछ नहीं आ रहा है, एक तरीका है दोस्तों, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बच्चे के ऊपर आज से ध्यान देना शुरू कर दो। अगर किसी विद्यालय में 7 साल से पढ़ रहा है, आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस बच्चे का विद्यालय तुरंत प्रभाव से चेंज कराएं और उस विद्यालय में भेजें जहां आपको ऐसा लग रहा है कि इस विद्यालय में मुझे कुछ रिजल्ट मिल सकता है। मान लो आपने 2 विद्यालय बदल दिए, 5वीं तक एक में रखा, छठी 7वीं में एक रखा, फिर भी 8वीं क्लास में रिजल्ट नहीं आ रहा है, 9वीं बच्चा हो गया, डी ग्रेडिंग या सी ग्रेडिंग आया है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा सूद काटना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मियाँ मिट्ठू तो नहीं बनना चाहता, लेकिन एक बात बताता हूँ, अगर आप इस स्टडी हिस्ट्री को बना लिया आपने बच्चे का, या स्कूल के अध्यापक ने ये कर लिया, तो आपके स्कूल के अंदर आपके खुद की सब्जेक्ट इतनी पहचान अलग होगी। आपको हर लोग, हर आदमी, हर पेरेंट्स, हर अध्यापक, हर टीचर, हर स्टूडेंट, हर मालिक आपको गहराई से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे आपका। ये सिर्फ बड़ी स्कूलों में हो चाहे छोटी में हो, खाना पूर्ति का काम अगर करते हो तो आपको उपलब्धि नहीं मिल सकती, किसी भी सूरत नहीं मिल सकती। आप कैसे मिल सकती है, ये जो मैंने मेथड बताया है उससे आपको बहुत आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, बहुत सारे बच्चों को आप बड़े बड़े पदों तक पहुंचा सकते हो। आपका और मेरा अकेला का रोल नहीं होगा इसमें, इसके अंदर रोल होगा बहुत से लोगों का होगा। जो बच्चा 5वीं क्लास करके 8वीं में जाता है, 8वीं के 10वीं में जाता है, 10वीं में 12वीं में जाता है, 12वीं से अलग फील्ड में जाता है, उसके बहुत गुरु मिल रहे हैं, गुरु की सर्कलाएँ बहुत होती है, एक नहीं होता है उसके अंदर, लेकिन एक वो होता है जो सिखा करके आगे अगली क्लास के अंदर योग्य बनाता है, वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसने समय का बहुत अच्छा सदुपयोग किया है और उसने समय के ऊपर बच्चे को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, और पढ़ाने की वजह से आज वो बच्चा अगली क्लास के अंदर जाकर के अपने स्थान पर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर स्टैंड हो रहा है। और माँ बापों के लिए बहुत बड़ा एक ये एक उस अध्यापक की तरफ से तोहफा है, उस बच्चे को एक तोहफा है कि तुमने संसार में जन्म लिया तो तेरे लिए मेरे को भगवान ने पहले से भेज दिया है। दोस्तों, मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मेरा एक अनुभव है कि मेरे पास जब सरस्वती स्कूल को मैंने इंग्लिश मीडियम से देहात के अंदर खोली थी, उसमें 8वीं क्लास के 2 ऐसे बच्चे आए थे जो हिंदी मीडियम के थे, और उनको मैंने इंग्लिश मीडियम में प्रवेश दिया था, एडमिशन, और मैंने उनको 8वीं क्लास में पुनः दिया था। 8वीं क्लास में मैंने उनको पढ़ाया, 9th में मैंने पढ़ाया और 10th में मैंने पढ़ाया, और उनको मैंने इस तरह से उनकी स्टडी हिस्ट्री तैयार करी कि मैं केवल उनके लिए कम से कम 12 घंटे तक अपना समय व्यतीत करता था,
और एक एक अक्षर को मैंने हिंदी से इंग्लिश में लाना बहुत महाभारत है। वही अपर क्लास के बच्चे को, जो 8वीं क्लास का बच्चा है। और आपको पता है देहात के अंदर तो उतना ध्यान में नहीं दे पाते, पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा, अगर पढ़े लिखे हैं तो भी ध्यान नहीं देते हैं, नहीं पढ़े तो मुश्किल ही है। मैंने उन बच्चों को, दो बच्चों को 8वीं क्लास से, और मतलब 10th, 8वीं, 8th, 9th और 10th, 8th में मैंने उनको इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दे दिया, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली थी। इसको सरस्वती को बाद में मैंने 2014 में हिंदी मीडियम भी की थी। दोनों बच्चे और डॉक्टर हैं। लेकिन मैंने उनको 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास के अंदर अपना इतना समय दिया, इतना समय दिया, और समय दे के बैठा थोड़ा ही रहता था, हर अक्षर को छान छान करके उनको बताता था कि ये पियो आप, ये आप सीखो। और उन्होंने सीखा, और आज वो दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर हल्के भी नहीं हैं, अच्छे डॉक्टरों में डॉक्टर माने जा रहे हैं। और एक बच्ची तो मेरे पास ऐसी सी बच्ची है जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट का चंडीगढ़ से कोर्स कर चुकी है, और मैंने भी उस बच्ची को शायद 6ठी क्लास के अंदर या 5वीं क्लास के अंदर इंग्लिश मीडियम, हिंदी से इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिया था। ऐसे मेरे उदाहरण बहुत सारे हैं जिनके बच्चों को मैंने 4ठी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं के अंदर मैंने एडमिशन दिया है बच्चों को, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। और उनको इंग्लिश मीडियम में ही उन्होंने जा करके आगे अपने मतलब डॉक्टरी में नंबर आया उनका। एक दो हिंदी मीडियम की भी होंगे, लेकिन आज वो लोग डॉक्टर बने हुए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अच्छे पोस्ट पर बैठे हैं। वो हिंदी मीडियम से, मैंने उनको इंग्लिश मीडियम में किया था। और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के भी बच्चे ऐसे हैं मेरे पास, अच्छे बच्चे थे जो आज अच्छे 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 पदों पर हैं, टीचर हैं, मान लो लेक्चरर बने हुए हैं। हिंदी, इंग्लिश से 10वीं के बाद हिंदी में चले गए, लेकिन उनका बेस था, मैंने वो स्टडी हिस्ट्री जो बनाई थी बच्चों की, वो मैंने एक एक पल के अंदर, अब भी मैं क्या करता हूँ कि बच्चे का जैसे एडमिशन होता है उसकी स्टडी हिस्ट्री बना देता हूँ। उस स्टडी हिस्ट्री के अंदर क्या करता हूँ कि उस बच्चे का सब कुछ क्या होना चाहिए, इस बच्चे को, पहली क्लास के बच्चे को, दूसरी क्लास के बच्चे को क्या होना चाहिए, या 4थी क्लास का होगा तो सिलेबस के मुताबिक किताब उसके मुताबिक होना चाहिए। तो उसके मुताबिक अगर हम डाल देते हैं तो हम 7वें दिन उसको चेक करते रहते हैं क्लास के अंदर कि क्या प्रोग्रेस इस बच्चे की। कई ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, फास्ट चलते हैं, कि धीरे चलते हैं, लेकिन उसकी स्टडी हिस्ट्री तो अलग है। उसके बाद लेकिन उसमें ये नहीं कि फर्जी आप लिख दो, उससे आप फर्जी लिखने से तो फर्जीवाड़ा होगा, सारा कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग एट ऑल। लेकिन उसके अंदर हकीकत में, कि आज ऐसे छोटा उदाहरण देता हूं कि आपने बच्चे को व्यंजन सिखाया है तो वास्तव में 7वें दिन आपका टेस्ट लेकर के ये चेक करो कि वास्तव में उसको व्यंजन लिखने आते हैं क्या, या बोलने आते हैं क्या। ये है, ऐसा नहीं दूसरे बच्चे से लिखा दिया, गुरुजी ने लिखा दिया, उसमें कॉपी डाल दी, कॉपी प्रिंसिपल चेक करेगा तो ठीक है, मालिक आएगा तो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं, हकीकत में ये चेक करो। ऐसे ही माँ बाप को चेक करना चाहिए कि मेरे बच्चे को एक्चुअली ये चीज़ आ रही है क्या। जब एक छोटी सी चीज़ को लेकर के हम चलेंगे, बड़ी चीज़ तक पहुंचेंगे, तो उस समय तक अपने को बहुत बड़ा एक ऐसा बड़ा मतलब उपलब्धि मिलेगी जिसकी कोई कल्पना नहीं की हमने। लेकिन मेरा यह कहना है कि सोच है वो तो बहुत बड़ा सागर है, लेकिन मेहनत है ना, वो अमृत है। अगर मेहनत करते इंसान करता है तो एक दिन उसको अमृत चखने का मौका अवश्य मिलता है। ये मेरा अनुभव कहता है। अगर मेहनत करते हैं माँ बाप या अध्यापक करते हैं मेहनत, तो उस बच्चे को जो बिल्कुल साफ भगवान ने भेजा था कोरा कागज, उस पर हमने बहुत कुछ लिख के दिया है, अच्छी अच्छी बातें लिख के दी हैं, और जब बड़ा होगा तो वो आपको पक्का याद करेगा, आपकी सुगंध आएगी उसको। अगर आप माता पिता हैं तो माता पिता की सुगंध आएगी, आप गुरु हैं तो गुरु की सुगंध आपके आएगी। बाकी कितने गुरु उसके श्रेणी में जिंदगी में आए होंगे, वो गुरु बिल्कुल याद नहीं रहेंगे। दो गुरु याद रहते हैं, एक तो वो गुरु जो उसको उस परम पिता परमेश्वर उस लक्ष्य तक पहुंचाया है, उस गुरु को याद करता है, या उस गुरु को याद करता है जो बिल्कुल ही कुछ नहीं बढ़ाया, उसको सब जरूर याद करता है। मध्यम श्रेणी के जो गुरु होते हैं उनको भी याद किया जाता है, ऐसी बात नहीं याद नहीं किया जा, लेकिन झलक उनकी बीच बीच में आती रहती है। जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं तो सबसे ज़्यादा कष्टदायी होती है वो पहले याद आती है, और आनंददायी चीज़ होती है वो याद आती है, और बीच में वो चीज़ें याद आती हैं जो हमें थोड़ा थोड़ा आनंद और थोड़ा थोड़ा दुख महसूस हुआ है।
थोड़ा थोड़ा पढ़ाया, थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ाया, वो हमें बीच बीच में याद आता है। ये हमारी जिंदगी की एक सफर है, डायरी है, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी है। इसके अंदर हम लोगों को बहुत सारे लोगों की अहम भूमिका होती है। अब वो बच्चा एक दिन डॉक्टर बन गया बहुत बड़ा, वो कितनी लोगों की सेवा कर रहा है, कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया, पुलिस में भर्ती हो गया, ये कंपाउंडर बन गया, या कोई टीचर बन गया, वो कोई अन्य कहीं पोस्टों पर चला गया, मैनेजर बन गया, या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो आपको महीने में एक बार जरूर याद करता है कि उस गुरु की बदौलत आज, या उस माँ बाप की बदौलत बदौलत मैं यहाँ आज बैठा हूँ, इतने लोगों की सेवा कर रहा हूँ। बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। मैं एक ही बात बताता हूँ कि आप दोस्तों, मेरे अभिभावकों, आप स्टडी हिस्ट्री बनाइए, और अगर आप उच्च क्लास में चले गए, किसी की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, या आईएएस की कर रहे हो, आईपीएस की कर रहे हो, उसके लिए मेरे से आप इंटेलिजेंट हो बच्चे, क्योंकि आपने कई बार ऐसी परीक्षाएं फेस कर चुके हो। उसके लिए भी ये स्टडी हिस्ट्री आप खुद अपने आप को चेक करो कि मैंने आज इतने टॉपिक महीने में तैयार करने हैं, आगे का प्लान क्या है, कितनी तारीख को परीक्षा है, उस तारीख से पहले पहले हमें ये चीज़ें तैयार करनी हैं, एक महीने पहले। तो आपको एक उपलब्धि मिलेगी कि वास्तव में हम अपनी खुद की सेल्फ है रिलायंस है, जो हम खुद अपने आप को चेक करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम खुद का कंट्रोल कर लिया हमने। हम दाएं में अपने दिमाग को, हमारे समय को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं समय को। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमारा समय ज्यादातर फालतू बातों में व्यर्थ में जाता है, और समय अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सही समय का सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपने को प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि आप समय के ऊपर चेक करना आपने शुरू कर दिया कि देखो मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, ये मेरा 4 बजे 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक 4 घंटा का समय है, वो वेस्ट गया है। और कोई बालक अगर खड़ा हो गया, कोई व्यक्ति खड़ा हो गया और 5 बजे से लेकर 9 बजे तक कुछ कार्य कर रहा है, स्टडी कर रहा है, वो समय क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हो गया। चाहे आपने होटल में जा करके 5 से लेकर के और 9 बजे तक अपना काम किया है, तो आप वो इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट करके आप उस होटल से पैसे मिल रहे हैं। आपने समय पर दुकान खोली तो 1 घंटा पहले आपने जा करके समय से पहले अपनी साफ सफाई करी, उसका भी आप समय इन्वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट नहीं कर रहे हो। वे ग्राहक आएगा नहीं आएगा वो बात अलग है, आएंगे पक्का, लेकिन इन्वेस्ट, समय का इन्वेस्ट भी होता है, एक प्लान होता है ये। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरे लिए उन बच्चों के लिए है, उन अभिभावकों के लिए है, उन अध्यापकों के लिए है, उन प्रिंसिपल और उन मालिकों के लिए है। हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ आदमी, वैसे तो 63 साल की उम्र का हो गया मैं, और अभी भी मैं, मेरा ऐसे ही जैसे आप लोगों के बड़े सहयोग रहा, जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये सोच है कि अगर मेरे को इतना मतलब अनुभव हुआ, और जिससे मुझे ये चीज़ें उपलब्धि मिली, आज मेरे 400 450 बच्चे तो अपने निर्भर होकर के अपने कमाई कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर हैं, तो मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मेरा भी उनके अंदर थोड़ा बहुत सहयोग रहा है, योगदान रहा है, इस वजह से वो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों, एक ही चीज़ है कि आप हर बच्चे की, छोटी क्लास के बच्चे हैं, उनको स्टडी हिस्ट्री बनाइए और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। मेरा आपके आपके बच्चों के लिए और गुजरों आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोई शब्द का मैंने अगर गलत इस्तेमाल किया है तो मेरी सोच तो ऐसे नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है कि जीभ लड़खड़ा गई होगी या स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरा जो सोच है वो सकारात्मक सोच है, बच्चे के प्रति, गुरुजनों के प्रति, प्रिंसिपल के प्रति, और मालिक के प्रति, और पेरेंट्स के प्रति, और समाज के प्रति, और तहसील और जिला और गांव, और मतलब पूरे देश के प्रति, पूरे संसार के प्रति। मेरा जो सोच है वो गलत नहीं है। मेरा सोच ये है कि जिस पौधे में पानी डालते हैं, उस पौधे के अंदर हम उसको सूर्य की किरणें भी दें, हम नाइट्रोजन गैस भी दें, हम उसको पानी भी दें, उसकी सर्दी और गर्मी के अंदर रखवाली भी करें, और उसके अंदर अगर हम तपस्या करेंगे तो वो एक दिन पौधा है वो बड़ा होकर के फल फूल देगा,
उसका हम नहीं बल्कि अनेक लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। एक बच्चे को हमने अगर तैयार कर दिया तो दोस्तों ये मान करके चलिए कि आप माँ बाप हैं और गुरुजी हैं, तो आपने उस पौधे को तैयार कर दिया तो वो पौधा पता नहीं कितने लोगों की सेवा करेगा, इस देश दुनिया के कितने लोगों की सेवा करेगा, किस किस के काम आएगा उसका कोई पता नहीं है। और आपका वो पूरा का पूर्ण आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपकी परमपिता परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। एक चीज आप ध्यान सुनिए कि लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म कहाँ, पता ही नहीं चलता। यस दोस्तों, मनुष्य जीवन जब आपको मिला है, ये मेरे को मिला है, अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारे कर्मों के साथ कुछ कुकर्म भी हो जाते हैं। हम चाहते नहीं कुकर्म हो, लेकिन हमारे कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से हम वो गलती कर बैठते हैं, और हो जाती है हमारे, हम चाहते नहीं वो गलती हो लेकिन हो जाती है, और वो कुकर्म परमपिता परमेश्वर उसको मान लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस जन्म में तो मान लो दुख पाए पिछले कर्म के आधार पर नहीं, चाहे मैं आध्यात्मिक चीजें नहीं जानता हूं लेकिन फिर बताता हूं। लेकिन मेरे को अनुभव है कि आज मान लो मैंने अच्छे कर्म किए, 10 कर्मों में से मैंने 7 कर्म अच्छे किए हैं और 3 कर्म मेरे से गलत हो गए हैं, मजबूरी से या जानबूझ करके। 7 कर्मों का तो मुझे पता है, अच्छे कर्म के सुकर्म के उनको बेनिफिट मुझे मिलना ही मिलना है। लेकिन जो मैंने 3 कुकर्म करे हैं उनकी सजा तो निश्चित रूप से है। लेकिन उन 3 कुकर्मों की वजह से मेरे को मान लो कोई जानवर, कुत्ता में पैदा हो गया, मान लो, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, मैं जैसे कुत्ते की श्रेणी में पैदा हो गया। अगर मैंने 7 कर्म अच्छे किए, 2-3 कर्म बुरे किए, उनकी वजह से तो मुझे कुत्ते की जोड़ी मिली है, कुत्ते के वहां से मुझे जन्म मिला है। लेकिन वो 7 जो मैंने अच्छे कर्म किए थे उनकी वजह से मैं कुत्ता होकर के गली का कुत्ता नहीं हुआ, मैं उस आदमी के पास, मेरे को वो आदमी ले गया मेरे अच्छे कर्मों की वजह से, जो मेरे को सुबह शाम अच्छी रोटी खिलाता है, अच्छे कमरे में रखता है, गाड़ियों में घुमाता है। कुत्ता होकर के मैं, आदमी को नहीं मिलता है गाड़ी, लग्जरी गाड़ी मिलती है, और मुझे सुबह शाम मेरे को सही समय पर भोजन देता है। मान लो मैंने एक गाय का जन्म लिया है, मैंने एक बैल का जन्म लिया है, तो मैं अच्छे कर्म किए, मैंने उन 7 कर्मों की वजह से मैंने गाय का जन्म लिया है या मैंने घोड़े का जन्म लिया है, तो मुझे कोई इनके ऐसा मालिक मिल गया जो मुझे सुबह शाम मेरे को कर्म काम करने के बाद भी मुझे अच्छा खाना दे रहा है। ये मेरे अच्छे कर्म की वजह से हुआ है। अगर मैं अच्छे कर्म नहीं करता तो मुझे वो मालिक नहीं मिलते, और मुझे सुबह शाम भोजन और पानी सही समय पर नहीं मिलता। ये कर्मों का खेल है दोस्तों। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुकर्म कर लेते हैं या गलत काम कर देते हैं, उसकी सजा ईश्वर समझता है कि इसको यही सजा दी जाए और अगले जन्म में इसको सही तरीके से भेजा जाए, क्योंकि इसके 10 कर्म उनमें से 2 कर्म हैं वो खराब है, तो यही अपने को सजा मिल जाती है, और बाकी बचे हुए कर्म 8 हमारे साथ जाते हैं, तो हम लोगों को एक नई एक जगह मिल जाती है जिसमें अपने को आराम मिलता है, अपने को ये चक्कर काटने नहीं पड़ते हैं। तो कोई ये जरूरी नहीं है दोस्तों। तो हम अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो सुकर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम बच्चे का तो भविष्य सुधार ही रहे हैं, लेकिन हम पूरे संसार के लोगों को सेवा करने के लिए एक फरिश्ता तैयार करके हम दे रहे हैं। ये मेरी अंदर की भावना है और आज तक रही है, और मुझे हर जगह इस चीज की मदद मिली है। दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो हो गया, लगभग 1 घंटा हो गया है, 58 मिनट और 44 सेकंड 46 सेकंड, समय जाता देर नहीं लगाता है, इसलिए लगभग 1 घंटा का ये वीडियो हो गया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अच्छा लगे तो आप उसको शेयर कर दीजिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। मेरे पास मेरी चीज़ें पड़ी हैं, मेरा जो सोच है वो बच्चों के प्रति, वो समाज के प्रति, वो तो मेरा रहना है। मैं तो वैसी मेहनत करता रहूँगा। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।